Hello everyone. So in this video I will talk about how to learn mains with ease. So मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको आंसर बिल्डिंग करना सिखाऊंगा, आंसर राइटिंग कम आंसर बिल्डिंग करना सिखाऊंगा बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे आंसर राइटिंग की वजह से। उसके बाद आई विल teach you how to draw maps. I will teach you from the topper's copy. I will teach you from the strategy framework जो मैंने बनाया वहाँ से सिखाऊंगा, और अलग अलग मेथड से सिखाऊंगा कैसे कैसे हमें आंसर लिखना चाहिए। बट मैं ये कोर्स लेके क्यों आ रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में जो चल रहा है इसी वजह से मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मुझे हंसी भी आती है सब देख के कि मार्केट में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AIR 22 है। तो ये एक पर्टिकुलर कोचिंग वालों ने एक पोस्ट डाला है उनके बारे में कि वो उनके तरफ से थे, तो उनका रिप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेक चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ हर इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है कि टॉपर हमारे यहाँ से है। और सबसे पथेटिक चीज़ जो मार्केट में हो रही है वो है चेकिंग। जो आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो 20-25-30 हज़ार रुपये की मेंस की, जो चेकिंग होती है, जो क्वालिटी ऑफ चेकिंग होती है वो बहुत पथेटिक है। एक बंदे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वो बंदे को एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले उसने ऐसे लिखा था, उसको 85 मार्क्स दिए थे, उसी बंदे के 140 प्लस मार्क्स आ गए। तो इतनी पथेटिक चेकिंग हो रही है, क्योंकि कोचिंग वाले ना एक रेंज दे देते हैं कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 से 4 नहीं देना, अगर डायग्राम बना दे तो 5 दे देना, अगर केस स्टडी है तो 8-9 से ज़्यादा मार्क्स नहीं देना। लेकिन यूपीएससी बहुत ज़्यादा मार्क्स देती है अगर अच्छा लिखोगे तो, अगर क्रिएटिव लिखोगे तो। लेकिन कोचिंग वाले तुम्हें मार्क्स नहीं दे रहे। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें इंप्रूव कहाँ करना है तो तुम टेस्ट सीरीज लगा के भी क्या कर लोगे? तुम्हें वही पथेटिक इवैल्यूएशन मिलेगा। जो मैं भी अपना कॉपीज दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखो, मैंने इतना अच्छा आंसर लिखा, मुझे 10 में से 5.5 मिले। क्या लिखा है? गुड अटेम्प्ट, वेल रिटन, सफिशिएंट कंटेंट, वेल स्ट्रक्चर, कीप राइटिंग। ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, गुड कंटेंट। ये तो मैं भी लिख सकता हूँ कीप राइटिंग, वेल स्ट्रक्चर, सफिशिएंट कंटेंट। तो 5 मार्क्स काटे क्यों, ये कौन बताएगा? अगर मैं इस आंसर में इंप्रूव क्या करूँ, ये क्या बताएगा? यहाँ पे देखो, टक टक टक, यहाँ पे वही उनका राइट। क्योंकि आई नो कि जो कोचिंग मार्केट्स में जो बैठे रहते हैं, ये जो आप लोगों को, ये जो आप लोगों के कॉपीज चेक कर रहे हैं, ये लोग कौन है? ये क्वालिफाइड भी नहीं है। ये लोग, इन लोगों ने कभी मेंस भी नहीं लिखा, बस इनको एक फ्रेमवर्क देते हैं। इसीलिए मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि आपको बताओ एक्चुअल में मेंस में लिखते कैसे है। ये देखो, वही 4.5 मार्क दे दिए, वही लिखा है गुड अटेम्प्ट, वेल रिटन, सफिशिएंट कंटेंट। ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे मुझे और एक हंसी की बात आती है, अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखो तो यहाँ पे मैंने जो डायमेंशन था क्वेश्चन का, मैंने डायमेंशन का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, हाउ टू चेंज दिस नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ। ये क्वेश्चन ऐसी था, तो मैंने जो डायमेंशन था वही उसको हेडिंग बनाया। तो क्या बोल रहे कि तुम क्वेश्चन नहीं लिख सकते। AIR 2 रैंक, गरिमा लोहिया उनका नाम है, उन्होंने भी क्वेश्चन लिखा है डायमेंशन में, जो डायमेंशन उन्होंने लिखा है। तो ये क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट नहीं करते कोचिंग वाले। इसलिए आप टेस्ट सीरीज लगा भी लोगे तो कोई गारंटी नहीं कि आप मेंस क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी होगी नहीं वहां पे। अगेन मैं बहुत सारे दिखाता हूँ आपको आंसर्स, वही गुड एफर्ट, गुड कंटेंट, वही डाइवर्सिफाई योर आंसर, कीप राइटिंग। मतलब क्या है? व्हाट काइंड ऑफ पथेटिक इवैल्यूएशन इज दिस? मैं पैसे दे रहा हूं तो मैं क्या ये इस चीज के लिए दे रहा हूं? गुड कंटेंट, गुड राइटिंग, सफिशिएंट कंटेंट, कीप राइटिंग, ये तो मैं भी लिख सकता हूं। तो क्यों बेवकूफ बना रहे हैं कोचिंग वाले? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट 30-30 हज़ार रुपए, 35-35 हज़ार रुपए के 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। ये पथेटिक इवैल्यूएशन आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही ट्रैक पे हो? आपने डायमेंशंस निकाले, आपने सब डायमेंशंस निकाले, आपने इस डायमेंशन को एड्रेस किया, आपने उस डायमेंशन को एड्रेस नहीं किया। यहाँ पे एग्जाम्पल लग सकता था, यहाँ पे डायग्राम बन सकती थी, यहाँ पे इंडिया का मैप बन सकता था, यहाँ पे वर्ल्ड मैप बन सकता था। ये कौन बताएगा? अगेन वही 6 मार्क्स दे दिए, 4 मार्क्स काटे, पता नहीं क्यों काटे, पर बोल क्या रहे? गुड अटेम्प्ट, वेल रिटन, सफिशिएंट कंटेंट, वेल स्ट्रक्चर, कीप राइटिंग। ये मेरे एथिक्स की कॉपीज है। अब मैं तो अपने दिमाग में यही सोच लूंगा ना कि मुझे 10 में से 6 मिले, मतलब मैं अच्छे से लिख रहा हूं। लेकिन कौन बताएगा कि मैं फॉल्टी लिख रहा हूं? कौन बताएगा मैं मिस्टेक्स कर रहा हूं? मुझे ये नहीं ऐसा लिखना चाहिए। मैं तो कॉन्फिडेंस लेके चला जाऊंगा एग्जाम में कि भाई मेरे तो 113 114 नंबर आ रहे, वहां पे आपको 80 नंबर भी नहीं मिलेंगे। क्यों? ये पथेटिक इवैल्यूएशन की वजह से। अगेन दिखाता हूं आपको मैं। तो ये जो कोचिंग वालों का ये जो चल रहा है अभी, सत्यम जैन सर उन्होंने भी एक्सपोज किया है ये, तो मुझे भी लगा मुझे भी एक्सपोज करना चाहिए। मैंने भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो द रीजन आई एम ब्रिंगिंग दिस टू यू इज दैट आई वांटेड टू शो कि मेंस के लिए प्रिपेयर कैसे है। मैं आपको अपने GS 4 के नोट्स दिखाऊंगा, 3 के दिखाऊंगा, 2 के दिखाऊंगा और 1 के दिखाऊंगा।
ओके, सो दिस इज माय एथिक्स के नोट्स। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में अपने नोट्स को बनाया ताकि मुझे एग्जाम में याद करना ना पड़े। मैं बहुत बेसिक सा बताता हूँ आपको। चारों जीएस कर लो, आप चारों जीएस का कंटेंट कर लो, अच्छे से कर लो, डीप में कर लो, एग्जांपल्स निकाल लो, वर्ड बाय वर्ड कर लो। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में याद कुछ नहीं आने वाला। उसके लिए आपको फ्रेमवर्क्स बनाते पड़ते हैं। मैं आपको फ्रेमवर्क्स अपने बताऊंगा, शेयर करूंगा मैंने कौन से फ्रेमवर्क्स बनाए। एथिक्स के लिए अलग से फ्रेमवर्क बनाए, जीएस 3 के लिए अलग से फ्रेमवर्क बनाए, जीएस 2 के लिए अलग से फ्रेमवर्क बनाए, 1 के लिए अलग से फ्रेमवर्क बनाए, ऑप्शन के लिए अलग से फ्रेमवर्क बनाए। मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कि आप कंटेंट देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये कंटेंट है वैल्यूज का, एथिक्स का। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं यही जो मेरे पास बेसिक नॉलेज है इसको ही मैं यूज करूंगा। जो डायमेंशन है, एटीट्यूड है, तो मैंने क्या कर लिया, उसकी डेफिनेशन पहले बना ली। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, डायमेंशन किस डायमेंशन में मैं सोचूंगा। ठीक है, उसके बाद में वॉइस ऑफ कंसाइंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में मैं अगर कोई सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन आता है तो उसके लिए मैं डायग्राम मैंने पहले से बना के रखी है। ठीक है, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी के लिए सबसे पहले बना के रखी है। देन यू कैन सी हाँ, फोर्टिट्यूड के लिए बना के रखी है। ऑब्वियसली मुझे ये सब याद नहीं आने वाले एग्जाम में। सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन के लिए सिंपैथी का शॉर्ट लाइन डेफिनेशन बना के रखा है, एक छोटा सा एग्जांपल बना के रखा है ताकि ये मुझे एग्जाम में याद आए। उसके बाद में एग्जांपल्स मैंने बना के रखे हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी का है, उसके बाद में एक फुटबॉलर है सादियो माने है, उसके बाद में बेल्स वाला बिल्सन है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स बना के रखे। उसके बाद में आप रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, हमारा टॉपिक है तो यहाँ से मैंने एग्जाम्पल्स एंड कंटेंट बना के रखा है। देन यू कैन सी कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स यहाँ से बना के रखा है। देन यू कैन सी मैंने सेपरेटली डायग्राम्स बना के रखे कि अगर कोई भी मुझे डायग्राम आता है तो मुझे कैसे बनाना है। जैसे गुड गवर्नेंस आ गया तो गुड गवर्नेंस का मुझे कैसे बताना है। अगर वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आए तो मुझे मॉरलिटी और एथिक्स से कैसे कनेक्ट करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस आए तो मुझे डायग्राम कैसे बनाना है। इंटीग्रिटी का अगर एग्जाम्पल है तो मुझे कैसे डायग्राम बनाना है। कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन आए, सिटीजन चार्टर पे अगर क्वेश्चन आए तो कैसे बनाऊं। तो मैंने छोटा सा मतलब रफ बना के रखा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको टैकल कैसे करना है। एआरसी के रिपोर्ट मैंने पहले से बना के रखा है। अगर सजेशन पूछेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, क्या नहीं लिखूंगा, ये पहले से मैंने बना के रखा है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं नीचे जाता हूं तो रियल एग्जाम में क्या होता है, आपको याद नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, सारे के सारे डेफिनेशन एक जगह लिख लिए। जैसे मीन्स वर्सेस एंड क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, फॉरगिवनेस क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो कीवर्ड्स है उसके एक एक लाइन का डेफिनेशन मैंने बना लिया। ठीक है, अब ये कंटेंट आपने बना लिया, लेकिन अभी आपको ये याद तो आना चाहिए, उसके लिए फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने फ्रेमवर्क बनाया था, जेंडी, रेट, साइट आर, साहिलू, ये बनाया था मैंने। तो ये फ्रेमवर्क्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ फ्रेमवर्क्स। जैसे कि आप ये एक ठेला फ्रेमवर्क देख सकते हो, THELA ठेला फ्रेमवर्क। तो हर टी में मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड किए। जैसे टेक्नोलॉजी, अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं टेक्नोलॉजी के डायमेंशन से सोचूंगा, टैरिफ के डायमेंशन से सोचूंगा, टूरिज्म के डायमेंशन से सोचूंगा, ट्राइब के डायमेंशन से सोचूंगा, हेल्थ के अगर हेल्थ के डायमेंशन से सोचूंगा, इकोनॉमी के डायमेंशन से सोचूंगा। उसके बाद मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सोचूंगा, हाइब्रिड अप्रोच के बारे में सोचूंगा, ई से मैं एम्पावरमेंट के बारे में सोचूंगा, एजुकेशन के बारे में सोचूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में सोचूंगा, लॉलेसनेस के बारे में सोचूंगा, लैंड के बारे में सोचूंगा, लेबर के बारे में सोचूंगा, लैक ऑफ रिसोर्सेज के बारे में सोचूंगा, अकाउंटेबिलिटी के बारे में सोचूंगा। सो व्हाट इज दिस, दीज आर द डायमेंशन जिसके ऊपर मुझे सोचना है। हर जीएस में मुझे सोचना है। अगेन मैंने पहले से डायग्राम बना के ले गया था। अगर कोई ग्राफ आया तो मैं दिखाऊंगा कि अच्छा ऊपर जा रहा है, इंडिया का जीडीपी ऊपर जा रहा है, स्टेडली ऊपर जा रहा है, स्टेडली डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ऑफ गांधी जी का, वर्धा एजुकेशन का। उसके बाद में ये ग्राफ है, विशियस साइकिल है। अगर मुझे किसी चीज़ का विशियस साइकिल दिखाना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखाना है मुझे, तो मैं वो बता सकता हूँ। उसके बाद में मैं बहुत सारे मैंने बना के रखे थे, डिफरेंट अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप अप्रोच, सोशल वर्सेज इंडिविजुअल, ट्रेडिशन वर्सेज मॉडर्न। तो ये आपको रियल एग्जाम में ये फ्रेमवर्क्स लेके जाना पड़ता है। कंटेंट तो आपको लेके जाना पड़ता है, ऑब्वियसली आप पढ़ोगे, पर आपको फ्रेमवर्क भी लेके जाना पड़ता है। आपको फ्रेमवर्क के अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के अंदर अपने कंटेंट को कंसोलिडेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे और एक यहाँ पे जेब्रा करके है, तो मैंने जेब्रा फ्रेमवर्क बनाया था। तो ये जेब्रा फ्रेमवर्क है। तो जेब्रा स्टैंड्स फॉर जीरो टॉलरेंस, उसके बाद में एम्पावरमेंट, एजुकेशन, उसके बाद ब्रिंगिंग अवेयरनेस, रोल मॉडलिंग और एटीट्यूडनल चेंज। कोई भी सोशल इशू आने दो, कोई भी सोशल इशू, वुमेन का सोशल इशू है, क्या करना है। अगर वुमेन रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आया, ट्राइबल रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया, उसके बाद चिल्ड्रन रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो करना क्या, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट व्हाट, वुमेन। मान लो वायलेंस के अगर क्वेश्चन आए तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वायलेंस। क्या करना है, एम्पावर करना है वुमेन को। कैसे करोगे, तो उसके बाद में आप उनको जॉब दोगे, उसके बाद में रिजर्वेशन दोगे, अवेयरनेस लेके आओगे। उसके लिए क्या करोगे, रोल मॉडलिंग करोगे। रोल मॉडलिंग कैसे करोगे, तो फिर आप जो गोल्ड मेडलिस्ट विनर है उनको लेके आओगे। उसके बाद एटीट्यूडनल चेंज करोगे, लोगों का एजुकेशन में चेंज लेके आओगे। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द फ्रेमवर्क जिसके थ्रू आप
आंसर लिख पाओगे। तो ये कोचिंग वाले आपको कभी नहीं बताएंगे, ये आपको खुद ही डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको अभी GS3 के भी नोट्स बताता हूँ। अब GS4 के जो करंट एग्जांपल्स है जो हम न्यूज़ से मैं निकालता हूँ, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो लिव इन पार्टनर मनोज मर्डर स्पाउस एंड चॉप हर बॉडी इनटू द कुकर, इसको मैं एज अ एंगर टॉपिक में यूज कर सकता हूँ। अगर इन कनाडा एक्सट्रीमिस्ट सेलिब्रेटेड इंदिरा गांधी असैसिनेशन वाया परेड, तो इसको मैं एथिक्स इन इंटरनेशनल में यूज कर सकता हूँ। उसके बाद में उड़ीसा चीफ मिनिस्टर रिमूव मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी फॉर पुअर परफॉर्मेंस, कल की न्यूज़ है, कल ही निकाला था मैंने न्यूज़पेपर से इसको। तो इसको मैं सिविल सर्विसेज वाले इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। कंपैशनेट टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज या फिर पब्लिक सर्विसेज इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो पीपल वेटिंग इन क्यू टू गिव ब्लड टू सेव द लाइव्स ऑफ दोस्त इंजर्ड इन उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एम्पैथी के बारे में, कंपैशन के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद में ये एक IAS ऑफिसर थे, गुजरात पोल के टाइम पे उन्होंने पिक पोस्ट कर दी, तो बैड सिविल सर्विसेज का एग्जाम्पल आ गया मेरे पास में, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने निकाल के रखे, जैसे ऑक्सीजन लंगर इन गुरुद्वारा, अगेन ये कंपैशन, एथिक्स और वैल्यूज के अंदर डाल सकता हूं मैं। तो मैंने ऐसे एग्जांपल्स निकाल के रखे, मैं यहाँ इसको कहीं पे भी डाल सकता हूं, ठीक है, कहीं पे भी डाल सकता हूं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस। ऐसा नहीं होगा कि कोई कोचिंग चले जाओ, नोट्स ले लो, पढ़ लो और लिख लोगे, ऐसा नहीं होता। दिस इज हाउ यू इंटीग्रेट विद स्टैटिक विद करंट अफेयर, राइट। ओके, नाउ दिस इज माय GS3 नोट्स। एग्रीकल्चर के ऊपर है, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है, इकोनॉमिक्स के ऊपर है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर है, साइंस एंड टेक के ऊपर है, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर है। तो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी डायमेंशंस बना के रखे कि अच्छा, अगर जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे टॉपिक है हमारे सिलेबस में रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइड इन क्रिएटिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो मैंने डेटा निकाल के रखा, UN की रिपोर्ट निकाल के रखी, ताकि मैं इसको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकूं। डेफिनेशन निकाल के रखी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल मीडिया के, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है। उसके बाद में अगर इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया मैंने बना के रखा है, फेक न्यूज कैसी होती है, मॉब लिंचिंग कैसी होती है, ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे फेक न्यूज कैसे फैलेगी, काउ डंग से वो यूरिन पी लो या फिर बाबा रामदेव की गोली खा लो, ऑल दिस थिंग्स वर बीन सर्कुलेटिंग, राइट। हेट रेट कैसे फैलती है। अभी 2 दिन पहले की बात है, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में एक फेक न्यूज फैली थी, उसकी वजह से वायलेंस हो गया। तो मैंने क्या किया, उसको एज ए एग्जाम्पल निकाल लिया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। सो राइट इन कोल्हापुर आफ्टर ऑफेंसिव इमेज ऑफ टीपू सुल्तान एंड औरंगजेब वाज सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सएप। अगर मैं ये डालूंगा एग्जाम में तो मुझे मार्क्स मिलेंगे ना। तो दिस इज हाउ यू करेक्ट योर सिलेबस। तो ये कोचिंग वाले क्यों नहीं बताते, ये क्यों नहीं बताते, क्रिएटिविटी को क्यों ये सप्रेस करते हैं। तो ऑब्वियसली नहीं मिलने वाले आपको मार्क्स, राइट। अगेन इफ आई गो टू हिस्ट्री, GS1 के नोट्स आपको दिखाता हूँ मैं, मॉडर्न हिस्ट्री के। सो मॉडर्न हिस्ट्री ना मुझे पिक्चराइज करके बहुत याद होती है, ठीक है। जब तक मैं पिक्चराइज नहीं करता हूँ तब तक मुझे याद नहीं होती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर मैं गांधीयन फेज, अगर मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि गांधीयन फेज अगर मुझे देखना है, जैसे चंपारण सत्याग्रह मुझे पढ़ना है, तो मैं चंपारण सत्याग्रह ऐसे पढ़ूंगा, इमेजेस के थ्रू पढ़ूंगा, राइट। इसको भी मैं इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही करूंगा, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, किसने लॉन्च किया, आउटकम क्या था, लीडर्स कौन थे, कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो ऐसे इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करूंगा मैं, ठीक है। जैसे रॉलेट सत्याग्रह है, रॉलेट सत्याग्रह को भी मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करूंगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड क्या लिखूंगा, एम क्या था, फीचर क्या थे, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, एडवांटेजेस क्या थे, कंक्लूजन। आगे इसको मैंने मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर किया। अगेन मैं अगर आपको दिखाऊं तो अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट अगर मेरे को दिखाना है तो मैं बैकग्राउंड बताऊंगा क्या था, वाई कांग्रेस एग्रीड फॉर स्ट्रगल, व्हाट वर द रीजन फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, बॉम्बे सेशन में क्या हुआ, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा छोटा सा फैक्ट मैंने डाल के रखा है, इंस्ट्रक्शंस क्या दिए थे गांधी जी ने, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था, फेज 1 में क्या हुआ, फेज 2 में क्या हुआ, उसके फेज 3 में क्या हुआ, प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे, ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या था, नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ, हु डिड नॉट पार्टिसिपेट, व्हाई डिड नॉट दे पार्टिसिपेट, क्विट इंडिया मूवमेंट फेल क्यों है, कंक्लूजन। अगेन मैंने इसको मेंस की तरीके से डिजाइन करके रखा है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे पास इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पहले से रेडी है, राइट। अगेन अगर हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, SHG NGO प्रेशर ग्रुप अगर देखेंगे तो यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। तो अगर हम SHG देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, तो सबसे पहले देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैंने निकाल के रखे इश्यूज क्या है भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ये मैंने निकाल के रखे। मैंने सजेशन निकाल के रखे, सबसे पहले अगर मुझे सजेशन देना है सेल्फ हेल्प ग्रुप से तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन बना के रखा है, कंक्लूजन के लिए पॉइंट्स बना के रखे हैं, डेफिनेशन बना के रखा है, प्रधानमंत्री ने क्या बोला है वो बना के रखा है, कोड बना के रखा है। यहाँ पे मैंने घुसाव बनाया है, ये घुसाव मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी भी टॉपिक के लिए मुझे सजेशन देना है एंड में,
वो हम बोलते हैं ना कंक्लूजन देना है या सजेशन देना है, तो मैं अगर सीधा सजेशन लिखूंगा तो थोड़ा सा इतना इफेक्टिव नहीं दिखता है। पर अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो पर्सन, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो रिपोर्ट, तो ये घुसा उसी के लिए है। तो अगर मुझे मान लो एसएचजी के लिए मुझे कोई सजेशन दे रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू आर्थिक विकास महिला मंडल दिस सजेशन शुड बी इंप्लीमेंटेड। ठीक है, फीचर्स क्या है, नेचर क्या है, फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ एसएचजी क्या है वो बना के रखा है, बाद में हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ एसएचजी बना के रखा है, एसएचजी बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उसके बाद में अचीवमेंट्स क्या है, वो डेटा वगैरह पहले से बना के रखा है, अचीवमेंट्स ऑफ एसएचजी इन इंडिया विद एग्जाम्पल्स पहले से बना के रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में केस स्टडीज एग्जाम्पल्स पहले से बना के रखे, सक्सेस स्टोरीज बना के रखे, ये सब एग्जाम्पल्स मैंने निकाले। देखो मैं और एक आपको बताता हूँ। देखो एसएचजी इन अमरावती, अमरावती इज माई होम टाउन। ठीक है, अब मुझे मान लो किसी भी एसएचजी के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे होम टाउन के आसपास में जितने भी गांव है ना, मैं उनके नाम लिख दूंगा, एसएचजी इन सो एंड सो गांव, एसएचजी इन सो एंड सो गांव, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, किया ही होगा ऑब्वियसली। फेक एग्जाम्पल क्रिएट करने पड़ते हैं एग्जाम्पल में, तो ये फेक एग्जाम्पल कैसे क्रिएट करना है एग्जाम में जो रियल लगे, ये कौन बताएगा? कोचिंग वाले तो कभी बताएंगे नहीं, आपको अपना दिमाग लगाना है। आंध्र प्रदेश में कैसे हुआ, उसके बाद में कुडुमश्री मॉडल क्या है, सब लोग लिखते हैं कुडुमश्री मॉडल, राइट। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश का मॉडल क्या था, ये देखा बताया मैंने। उसके बाद में हाउ कैन एसएचजी टैकल जेंडर इनइक्वालिटी, तो ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, जो डायमेंशन के पॉइंट्स मैंने निकाले, टैकलिंग सोशल इनइक्वालिटी, ये सब याद भी तो होना चाहिए, उसके लिए तो फ्रेमवर्क्स हम बनाते हैं। अगेन ये नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कैसे नोट्स बनाए, ग्लोबल ग्रुपिंग के ऊपर नोट्स बना के रखे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नोट्स बनाए, इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, इंडिया और ग्लोबल पावर के बीच में रिलेशंस कैसे, इंडिया और नेबरहुड के बीच में रिलेशंस कैसे, यहाँ पे प्रधानमंत्री की स्पीच में से जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो निकाल के रखे। आईआर के जो वर्ड्स है जो डिफिकल्ट जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये सुना होगा, ये जो वर्ड्स है आपने बहुत बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, अलायंस का मतलब क्या होता है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में मतलब क्या होता है उसका, क्योंकि जब तक हमें ये बेसिक पता नहीं होगा तो हमें ऑब्वियसली हम ना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन का ये लिख सकते हैं आंसर। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज क्या होता है, जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग क्या होता है, वॉर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उस दोनों में फ़र्क क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी क्या है, स्टैंड ऑफ क्या होता है, सिविल वॉर क्या होता है, उसके बाद में बेस क्या होता है, हम बोलते हैं ना इंडिया का बेस है सो एंड सो कंट्री में, एनार्की का मतलब क्या होता है, उसके बाद में और बहुत सारे वर्ड्स है, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, आर्मामेंट का मतलब क्या होता है, डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, न्यू कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है, डेटरेंस का मतलब क्या होता है। हम बोलते हैं ना कि हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो डेटरेंस के लिए, डर दिखाने के लिए। डंपिंग का मतलब क्या होता है, एंटी डंपिंग का मतलब क्या है, जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स कैसे लिंक है वो बताना पड़ता है आपको। तो ये सारे वर्ड्स मैंने निकाल लिए, इसके बेसिक निकाल लिए, आपको ऑब्वियसली कोचिंग वाले तो बताएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद में हमारे रिलेशन वेस्ट एशिया, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, रीजनल ग्रुपिंग कैसी है, नेबरहुड कैसा है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अभी आए थे, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे है। अगर मान लो कोई इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन आए तो कैसे डायमेंशंस जनरेट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको कैसे टैकल करना है, सब डायमेंशंस कैसे क्रिएट करने हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ऑब्वियसली कोचिंग वाले नहीं सिखाने वाले ये सब। अगेन ये मेरे एग्रीकल्चर के नोट्स है, अगर आप एग्रीकल्चर के नोट्स देखोगे तो मैंने यहाँ पे सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहले से बना के रखे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हर बार क्वेश्चन आता है, पहले पता तो होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, कौन से प्रोसेस फूड होते हैं, तभी तो लिख पाओगे। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स कितने होते हैं प्रोसेसिंग के, उसके बाद में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, सिलेबस में क्लियरली मेंशन है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, डेटा क्या बोलता है। ठीक है, उसके बाद में सिग्निफिकेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, सप्लाई क्या होता है, डिमांड पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद में पुअर परफॉर्मेंस क्या है, इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने एक फ्रेमवर्क बना के रखा है, इनपुट साइड आउटपुट साइड। अगर आप इनपुट साइड और आउटपुट साइड को मैच करोगे कोई भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। जैसे कि मैंने अपने नोट्स भी इनपुट साइड, पोस्ट प्रोडक्शन, आउटपुट साइड इसमें ही अरेंज करके रखे। मान लो मुझे क्वेश्चन आता है कि इश्यूज क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो मैंने इनपुट साइड में डाल के रखा है। सबसे पहला इशू क्या है भैया, एग्री फाइनेंस ही नहीं, पैसा ही नहीं मिलता है। उसके बाद में क्या है, क्रॉप्स नहीं है, क्रॉप्स की क्वालिटी खराब है। ठीक है, उसके बाद में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नहीं मिल रहा है। उसके बाद में क्या है, फार्म मैकेनाइजेशन, फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम है, इरीगेशन में प्रॉब्लम है, वाटर में प्रॉब्लम है, लैंड में प्रॉब्लम है, लैंड की फर्टिलिटी नहीं है, पेस्ट हर्बिसाइड्स की क्वालिटी खराब हो रही है। ठीक है, उसके बाद सीड्स में प्रॉब्लम है, सब्सिडी में प्रॉब्लम है। आगे
गए मेरे पास इनपुट साइड में जितने भी प्रॉब्लम्स है, पोस्ट प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्शन हो गया, मान लो एक बार अनाज उग गया, उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक खाना नहीं पहुंच पाता, सब्सिडी नहीं मिल पाती, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, उतने हाई क्वालिटी का एक्सपोर्ट नहीं है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराब है, एमएसपी का मंडी मार्केट इश्यूज एंड चैलेंजेस उसमें, ठीक है। तो ये सारे ऐसे अरेंज करते हैं अपने नोट्स को, ताकि आरएनडी नहीं है, यहाँ पे आरएनडी का भी टॉपिक है, आरएनडी नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं है। सो दिस इज हाउ यू अरेंज योर टॉपिक्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगेन मैं आपको एक बहुत अच्छा फीचर बताऊंगा जो मैंने निकाल के रखा है। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्ड कलेक्शन। अब ये वर्ड कलेक्शन क्या होता है, हर दिन न्यूज़ में कुछ ना कुछ आता है, जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो या ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी आर्टिकल को पढ़ता हूँ और उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ, और इसको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मैं यूज़ कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो GS2 है, अब GS2 में ना मेरे को कुछ अच्छे कीवर्ड्स मिल गए, इसको मैं अपने आंसर में यूज करूंगा। जैसे न्यू डिप्लोमेसी, न्यू टाइप्स ऑफ स्किल सेट चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, लॉ आनी चाहिए, पॉलिसी हमें बनानी चाहिए, पॉवर्टी को रिमूव करना है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, एंटरप्रेन्योरशिप देना है, ठीक है। एक कीवर्ड मिला था डैश वॉरियर हु विल शेप इंडियाज डेस्टिनी, ठीक है। मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लो इस पे क्वेश्चन आ गया, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, उस पे क्वेश्चन आया, या टीचर्स पे क्वेश्चन आया, मान लो एजुकेशन में, तो मैं क्या बोलूंगा, टीचर्स आर दी वॉरियर हु विल शेप इंडियाज डेस्टिनी। इसको मैं क्या डाल दूंगा, इसको मैं कंक्लूजन में डाल दूंगा। इसको फार्मर डाल दे सकता हूं मैं, फार्मर आर द वॉरियर्स हु विल शेप इंडियाज डेस्टिनी, एंटरप्रेन्योर्स आर द वॉरियर्स हु विल शेप इंडियाज डेस्टिनी, यूथ आर द वॉरियर्स हु विल शेप द इंडियाज डेस्टिनी, इंडियन डायस्पोरा, इसको मैं GS2 IR में भी यूज कर सकता हूं, वुमेन आर द वॉरियर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर आर द वॉरियर्स, गुड एडमिनिस्ट्रेटर GS4 में यूज कर सकता हूं मैं, यंग पॉलिटिशियन GS2 में, SHG वर्कर, आशा वर्कर, NGO वर्कर, ये सब इसमें डाल सकता हूं मैं। बस मेरे को एक सेंटेंस मिल गया, मैं उसको तोड़ के कहीं पे भी डाल सकता हूं, मैं उसको कंक्लूजन में डाल सकता हूं, इंट्रोडक्शन में भी डाल सकता हूं, ठीक है। ट्विन चैलेंजेस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सीलेंस, मतलब जैसे आप डिजिटल एक्सेस का भी एग्जांपल दे सकते हो, वुमेन इन स्टेम, साइंस में या फिर मैथ्स में या फिर इंजीनियरिंग में बोल सकते हो। डैश डिवाइड, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं हम लोग, है ना, पर हम डिजिटल के अलावा बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड डाल सकते हैं, राइट। जैसे वन हैव एक्सेस टू इंटरनेट, वन डज नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट। जैसे रूरल अर्बन डिवाइड बोल सकते हैं, स्किल डिवाइड बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी डिवाइड बोल सकते हैं। हमारे इंडिया में क्लास डिवाइड है, इंफॉर्मेशन डिवाइड है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, लर्निंग डिवाइड है। तो डिजिटल डिवाइड की जगह हम अलग अलग चीज डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो फ्रॉम पॉलिसी पैरालिसिस टू डिसाइसिव गवर्नेंस, मतलब जैसे पॉलिसी तो बना ली लेकिन वो पैरालाइज्ड है, तो उसकी जगह हमें क्या चाहिए, हमें डिसाइसिव गवर्नेंस चाहिए। कहाँ चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में चाहिए, आत्मनिर्भर भारत में बनाने के लिए चाहिए, हेल्थ में चाहिए, एजुकेशन में चाहिए, ट्राइबल पॉलिसी ट्राइबल की पॉलिसी तो बना के रखे लेकिन पॉलिसी क्या पैरालाइज्ड है, उसके लिए हमें डिसाइसिव गवर्नेंस चाहिए, पीपीपी मॉडल के लिए चाहिए, ठीक है। सशक्त नारी सशक्त भारत, ये कीवर्ड मिला मुझे न्यूज़पेपर में, वहां से निकाल लिया, तो उसकी जगह मैं सशक्त किसान सशक्त भारत बना सकता हूं, या सशक्त युवा सशक्त भारत, इसको मैं कंक्लूजन में यूज कर सकता हूं। जैसे एक और अच्छा कीवर्ड था पॉलिटिक्स ऑफ कट शॉर्ट और शॉर्टकट, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो किसान है, किसान हम R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, हम किसान का कर्ज माफ कर देते हैं, या फिर अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ कट शॉर्ट और कट या शॉर्टकट, ये हम इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट मतलब ट्रेन इंट्रोड्यूस कर दो लेकिन एग्जिस्टिंग ट्रैक को रिपेयर मत करो, तो ये नहीं चाहिए हमें। फ्रॉम कट शॉर्ट पॉलिटिक्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हमें कैसा गवर्नेंस सिस्टम चाहिए जो कि सस्टेनेबली डेवलप्ड हो, ठीक है। और एक कीवर्ड मिला था मुझे क्लाइमेट बॉम्ब। क्लाइमेट बॉम्ब की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बॉम्ब। अगर कोई भी चीज सडनली हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट बॉम्ब। ज्योग्राफी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना सडनली हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्लाइमेट बॉम्ब। जैसे डिजास्टर हो गया तो उसकी जगह हम ऑब्वियसली और अदर बॉम्ब यूज कर सकते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक बॉम्ब है, डिजीज बॉम्ब है, पॉवर्टी बॉम्ब है, उसके बाद माल नरिश्ड बॉम्ब है, इन्फ्लेशन बॉम्ब है, जॉबलेस ग्रोथ बॉम्ब है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ये भी कीवर्ड्स कौन बताएगा यार, ये कौन बताएगा, कोचिंग वाले तो नहीं बताएंगे, ये डालोगे तो कोचिंग वाले मार्क्स भी नहीं देते। तो क्रिएटिविटी को ही मार्क्स मिलती है एग्जाम में, जितना क्रिएटिव बनोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये बाकी GS के कीवर्ड्स है, ठीक है। कल 1-2 कीवर्ड्स निकाले थे मैंने। हाँ, ये जो लास्ट वाला कीवर्ड है, चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर ने बोला कि इंडियन इकोनॉमी वाज ऑन ऑटो पायलट मोड। अगर आप कल का न्यूज़पेपर चेक करोगे तो सीधी हेडलाइन ही थी, तो हेडलाइन को मैंने बना के रखा। तो ऑटो पायलट मोड का मतलब क्या होता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, बहुत अच्छे से ऊपर जा रही है, तो अभी कुछ सुधार लाने की जरूरत नहीं है, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसको अपने हाल पे छोड़ दो, अपने आप वो ग्रो करेंगी। तो हम एज ए इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन डाल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इतनी अच्छी स्थिति में है कि अभी ऑटो पायलट मोड में, सेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है।
तो दिस इज हाउ आपको क्रिएटिव बनना पड़ता है। कोचिंग वाले तो नहीं बनाएंगे, आपको खुद से ही करना पड़ता है। देयरफॉर आई हैव केम विद दिस इनिशिएटिव। सो दिस इज माई ग्रुप जुगाड़ IAS, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। तो यहाँ पे आई एम टेकिंग सम पर्सनल क्लासेस जहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। यू विल लर्न टू बिल्ड आंसर, आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना सिखाऊंगा, डायमेंशंस कैसे बनाते हैं, हिडन डायमेंशंस कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे देते हैं, इंडिया मैप वर्ल्ड मैप बनाना सिखाऊंगा। आई कैन ड्रॉ इंडिया मैप इन 9 seconds, आई कैन ड्रॉ वर्ल्ड मैप इन 13 to 14 seconds बिकॉज आई हैव ज्योग्राफी ऑप्शनल। उसके बाद मैं टॉपर के कॉपीज से आपको सिखाऊंगा, फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, जो मैंने आपको फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी अभी बताई, ठीक है। उसके बाद में फ्लो चार्ट डायग्राम्स कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा, करंट अफेयर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं स्टैटिक से, मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए जो मैं निकाल के रखता हूँ। तो ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। द प्राइस इज वेरी नॉमिनल, द प्राइस इज 599। द कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 13th June। 10 दिन का कोर्स होगा। GS 1 2 3 4 मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, ताकि आप किसी पर डिपेंड ना रहो। और आपको देखो, मैं आपको कितना भी बोलूँ, आपको खुद के आंसर खुद इवैल्यूएट करने हैं, कोई आपके लिए इवैल्यूएट करनी है। अगर आप बैठे हो किसी की उम्मीद पे कि कोई कोचिंग में मैं चला जाऊँ, वहाँ पे मुझे इवैल्यूएशन मिलेगा, कुछ इवैल्यूएशन नहीं मिलेगा। इतना पत्थरटिक इवैल्यूएशन मिलेगा 30,000 में, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको सिखाऊंगा कि एक डिसेंट आंसर कैसा होता है। मेरे लिए आंसर इज लाइक सब्जी बनाना। एक सब्जी में होता क्या है, थोड़ा सा मसाला होता है, थोड़ा सा सब्जी होती है, थोड़े से तीखा होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, मीठा होता है, सो एंड सो फोर्थ। एक आंसर में भी वही चीज़ चाहिए, ठीक है। तो बेसिक एक जो मीडियोकर आंसर होता है ना, उसमें यही चाहिए। और आप एक्सेप्शनल आंसर मेंस में नहीं लिख सकते, मैंने खुद ने लिखा है, नहीं लिख सकते आप। 1 2 आंसर लिख लोगे, 3 लिख लोगे, 4 लिख लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सेप्शनल आंसर आप नहीं लिख सकते। सब लोग एवरेज आंसर ही लिखते हैं, ठीक है। तो एवरेज आंसर कैसे लिखना है, क्रिएटिविटी कैसी बनानी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप। 1.5 आवर की क्लासेस होगी हर दिन, 10 दिन के लिए होगा, 13 से 23 तक। उसके बाद में स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है कि आपको बेसिक GS का नॉलेज हो, बिकॉज जब तक आपको बेसिक GS का नॉलेज नहीं होगा आप आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। दोज आर इंटरेस्टेड आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए एंड आई विल रिप्लाई यू सून, ठीक है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट फॉल इनटू द कोचिंग ट्रैप। अगेन आई वांटेड टू टेल यू व्हाई, बिकॉज मैंने ये 599 क्यों रखा, बिकॉज दिस इज द ओनली स्किल विच आई possess, जिसके थ्रू आई कैन अर्न माई लाइवलीहुड एंड द कॉस्ट इज वेरी नॉमिनल एज कंपेयर टू कोचिंग्स। 30,599 इज वेरी लो कॉस्ट, बिकॉज दिस इज हाउ आई हैव टू सस्टेन माई लाइवलीहुड एज वेल। सो अदरवाइज मैं सब कुछ फ्री डाल के रखा है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज दैट कोचिंग वालों के ट्रैप में मत पड़ो। आप 30-30 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ से। आपको वही मिलेगा, गुड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग एंड कंटेंट इज गुड, एंड वो इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा कर लो, छोटा कर लो, डायग्राम को बॉक्स कर लो, यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आप 80 से 100 तक, 110 तक कैसे पहुँचोगे ये कोई नहीं बताने वाला आपको खुद ही करना है। तो सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंट बने और खुद के आंसर खुद इवैल्यूएट करिए। पहले समझिए कि आंसर होते कैसे हैं, उसके बाद में कंटेंट कैसे बनाना होता है, कंटेंट को इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में कैसे बनाना होता है, एग्जांपल्स कैसे बनाने होते हैं, कीवर्ड्स कैसे डालने होते हैं, डायमेंशंस कैसे बनाने होते हैं, सब डायमेंशंस कैसे बनाने होते हैं, ये सीख लीजिए। उसके बाद आपको किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं। मैंने खुद से ये सब सीखा है, मैं किसी कोचिंग में नहीं गया, मैं भी आपको सिखाऊंगा। द फीस इज वेरी नॉमिनल, 599। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में।